टिकट बंटवारे को लेकर अगर बात करें तो दो सांसदों के टिकट कटे हैं। क्या निशंक जी को प्रदेश में कोई अहम भूमिका दिए जाने की उम्मीद की जा सकती है, या फिर उनका टिकट काटने का रीजन क्या रहा सुरेश? और इन 5 सालों में इन 5 सांसदों में यह भी आरोप लगा है कि इन्होंने अपनी सांसद निधि खर्च नहीं की है पूरी। आपको पता है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं वो, और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा यूथ में है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। वो भी कहीं ना कहीं ताल ठोक रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये दो सीटें कहीं चुनौतीपूर्ण होगी आपके लिए? देखिए, हम लोग कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन आज अगर मैं चुनौती की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। 24 महीने 48 काम, उत्तराखंड की जनता का धामी जी को प्रणाम। अहम सवाल आपसे पूछूंगा और बड़ा गंभीर विषय भी है, और कहीं ना कहीं अगर पौड़ी लोकसभा की बात करते हैं हम, अंकिता भंडारी मामला जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर मामला है। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो पाएगा धामी जी के सरकार में? जनता कहती है कि वो क्षेत्र में दिखे नहीं 5 सालों में। देश भर में होली के त्योहार के साथ लोकतंत्र के महापर्व का त्योहार का आगाज भी हो चुका है। ऐसे में उत्तराखंड के 5 सीटों पर अपने अपनी दावेदारी पेश करने के लिए सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में कैंपेनिंग शुरू करने निकल पड़े हैं। और आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता उत्तराखंड के सुरेश जोशी जी पिथौरागढ़ से जुड़ेंगे। सुरेश जोशी जी जनता के सवालों का जवाब और विपक्ष पार्टी के लगाए आरोपों का जवाब देंगे, और 5 सांसद उम्मीदवारों के पैरवी करेंगे। सुरेश जोशी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप 5 के 5 उम्मीदवारों को जोड़ चुके हैं, उत्तराखंड में उतार चुके हैं। सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। आपको भी बधाई, नमस्कार, धन्यवाद। जोशी जी, सबसे पहला सवाल ये होगा कि मोदी जी की गारंटी और आपके 5 के 5 दावेदार जो हैं उतर चुके हैं मैदान में, और क्या समीकरण रहेगा इस बार का चुनाव का? क्या मोदी जी के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, या 5 सांसदों के अपने कार्यकाल को लेकर भी चुनाव में आप उतरे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चुनाव जो है अपने आप में, अगर हम हिंदुस्तान की आजादी के बाद जी इस चुनाव की चर्चा करें तो ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। जी और ऐतिहासिक चुनाव में इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी चुनाव लोकतंत्र के अंदर जब होता है, जी उस चुनाव में जनता के बीच में, मीडिया के बीच में एक आम चर्चा ये रहती है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कितने मतों से जीतेगा, कांग्रेस का प्रत्याशी कितने मतों से जीतेगा, और मेरिट्स डिमेरिट्स, ये सब चीजें चुनाव में आती हैं। जी लेकिन ये कोई भी चर्चा देश के अंदर नहीं है कि कौन प्रत्याशी कितने मतों से जीतेगा। आज चर्चा ये है कि क्या जो मोदी जी ने 370 भारतीय जनता पार्टी को पार बोला है, जो मोदी जी ने एनडीए को 400 पार बोला है, तो सारे जो चुनावी रणनीति के जानकार हैं, या जो मैं कह सकता हूं कि इसके एक मास्टरमाइंड है, वो सारे ही लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो 370 से ज्यादा आएंगी या 370 से कम आएंगी, एनडीए 400 पार करेगा या नहीं करेगा। आज ये चर्चा है। पूरे दुनिया को पता है कि भारत में चुनाव हो रहा है, तो जो एक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है रसा, उसके राष्ट्रपति और जिस देश के साथ युद्ध हो रहा है उसके राष्ट्रपति, दोनों राष्ट्रपति कहते हैं कि हम आपसे आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप जब भी प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बाद पहला विजिट आप हमारी यहाँ का करिए। तो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर नहीं, पूरे दुनिया में जगा रखा है। तो यही गारंटी मोदी की गारंटी है, और इसी गारंटी को लोग जो है गारंटी भी मान रहे हैं, और इसी को साक्ष्य भी मान रहे हैं, इसी को विकास भी मान रहे हैं, इसी को प्रगति के पथ पर देश आगे बढ़ेगा ये भी मान रहे हैं। और यही लोग ये भी मान रहे हैं कि आज दुनिया के अंदर अगर भारत सिरमौर बन सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिकी के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, किसी भी ताकत में अगर भारत आगे बढ़ सकता है तो वो मोदी की गारंटी के ऊपर ही भारत आगे बढ़ सकता है। इसलिए आज सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही।
बिल्कुल जोशी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस समय विश्व के नेता हैं, बड़े नेता हैं। लेकिन हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो 5 के 5 सांसद आप ही के थे उत्तराखंड में। लेकिन यहां पर टिकट बंटवारे को लेकर अगर बात करें तो 2 सांसदों के टिकट कटे हैं। जबकि उन सांसदों के बारे में अगर मैं बताऊं तो निशंक जी तो बहुत ही बड़े नेता थे। क्या निशंक जी को प्रदेश में कोई अहम भूमिका दिए जाने की उम्मीद की जा सकती है, या फिर उनका टिकट काटने का रीजन क्या रहा, सुरेश जी? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में जी। सभी लोग कार्यकर्ता हैं जी। और सभी कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाता है। जी। हमारे यहाँ ऐसा कोई हाई प्रोफाइल सिस्टम नहीं है कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जिस पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, जिस बिल्कुल। पार्टी का एक छोटे घर में पैदा हुआ, एक सैनिक के घर में पैदा हुआ, जिसका पुत्र जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, अभी आपने बिल्कुल। राजस्थान बिल्कुल। में देखा भजनलाल जी जी। वहां पर शर्मा जी जो है कि मुख्यमंत्री बने हैं। आपने देखा जी। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भारतीय छत्तीसगढ़ में भी जनता यही हाल। पार्टी में जी। ये वीआईपी कल्चर नहीं है। हाँ, समय के अनुसार किस कार्यकर्ता को कहां पर क्या दायित्व देना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, ये संगठन तय करता है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, प्रदेश का नेतृत्व तय करता है। जहां तक माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी की आपने बात कही, तो जी। निश्चित तौर पे अपने संगठन ने उनके बारे में भी, उनको क्या काम उनको देना है, क्या काम उनसे लेना है, वो सोचा होगा, तो निश्चित तौर पर उनको जी। भी काम मिलेगा। जी बिल्कुल जोशी जी, जैसे कि 5 के 5 सीटों में सर्वे के अनुसार भी ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही फिर से लौट कर आ रहे हैं, 5 के 5 सांसद आप ही के आएंगे। लेकिन आपको लगता नहीं कि 2 सीटों पर अभी कड़ी चेतावनी आपको देने जा रहे हैं? एक तो बॉबी पवार है, जो आपको पता है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं वो, और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा यूथ में है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। दूसरे आशुतोष नेगी, जिनको कुछ ही दिनों पहले पुलिस ने अंदर भी किया था, अंकिता भंडारी को लेकर वो सड़कों पर उतरे हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं ताल ठोक रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये 2 सीटें कहीं चुनौतीपूर्ण होगी आपके लिए? देखिए, आपने जी। कहा कि टेरी की लोकसभा के अंदर जी। निर्दलीय प्रत्याशी आपको फाइट देंगे। देखो, मेरा लोकतंत्र में मेरा मानना है कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है जी। और सबको चुनाव लड़ना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज का जो ये चुनाव है, इस हम्म। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी हम्म। जैसे आप लोग जब चैनल चलाते हैं तो 24/7 के चैनल चलाते हैं, उसी हम्म। तरह हमारा संगठन भी 24/7 जनता के बीच में है। चाहे हम्म। लाभार्थी सम्मेलनों के माध्यम से हो, चाहे बूथ स्तर के कार्यक्रमों के माध्यम से हो, चाहे सेक्टर के माध्यम से हो, चाहे जी। सरकार की नीतियों, सरकार के कार्यक्रमों के आधार पर हो, हमारे विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, सारे ही लोग हर समय जी। क्षेत्र के अंदर विद्यमान रहते हैं। इसलिए इस जी। समय हम लोगों ने जो लक्ष्य दिया है कि हम 5 की 5 लोकसभाएं 5 जी। लाख से अधिक मतों से जीते, नंबर 1। जी। नंबर 2, जी। हमारा लक्ष्य है कि हम 70 की 70 विधानसभाएं जीते, और नंबर 3 हम्म। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रत्येक बूथ को 50% से ऊपर मतों से जीते। ठीक है। इसलिए आज जहां तक आपने कहा चुनौती, हम्म। देखिए हम लोग कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव नहीं लड़ते। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। आज अगर मैं चुनौती की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। इसलिए चुनौती नहीं है कि हमारा ये जो चुनाव है, अगर मैं हम्म। उत्तराखंड की भी बात करूं तो जी। हम एक युवा मुख्यमंत्री और एक बड़ी सोच, बड़ी विल के मुख्यमंत्री के साथ के हम्म। उसमें चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी छाया में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं जी। निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड में कहीं कोई चुनौती नहीं है, और हम्म। हमारे साथ जो है संपूर्ण उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद है। हमें एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जनता चुनाव लड़ा रही है। जब जिस प्रदेश की जनता, जिस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को चुनाव लड़ा रही हो, तो कैसी चुनौती? तो कोई चुनौती नहीं है। हाँ भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो वो भी अगर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको लड़ना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए, वो स्वाभाविक है। नहीं, उनकी लोकप्रियता तो आप दिख रही होगी। जैसे नामांकन भरने के दिन आपने देखा होगा कि देहरादून में उनकी जो जनसभा दिखी, उसमें हजारों की संख्या में लोग दिखे, और कहीं ना कहीं यूथ की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है उनके साथ। अब ये देखो, इस पे मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, जी। सभी लोगों की, जो हमारे सम्मानित प्रत्याशी हैं, उसकी हम्म। लोकप्रियता का आकलन उस दिन करेंगे।
जी जी जोशी जी, और दूसरी चीज आपका ये भी है कि कहीं ना कहीं जैसे कि दो सीटों में देखा जाए तो आपके जनपद पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा सीट में जो प्रत्याशी हैं आपके अजय टमटा जी के बारे में भी कहीं ना कहीं जनता कहती है कि वो क्षेत्र में दिखे नहीं 5 सालों में। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, देखिए, एक तो मुझे लगता है कि जो भी लोग ये आरोप लगा रहे होंगे वो सारे हमारे विरोधी होंगे। जी। जहां तक भाई अजय टमटा जी का प्रश्न है, जो हमारे सांसद हैं अभी, जी। सबसे ज्यादा अगर पर्वतीय क्षेत्रों में, जो पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थिति होती है, हमारी टोपोग्राफी किस तरह की है आप सब जानते हैं, उसके हम्म। बावजूद भी हर हम्म। स्थान पर अगर कोई खड़ा दिखा सुख में हम्म। दुख में या डेवलपमेंट को लेकर के, तो वो अजय टमटा ही दिखे। ठीक है, ये हम्म। हमारे विरोधियों की चाल हो सकती है, वो इस तरह की बातें बोल सकते हैं, लेकिन हम्म। इसमें कोई सत्यता नहीं है कि अगर आप ही के डीडीआर में डीडीआर महोत्सव हो रहा है, आपके जी। डीडीआर के अंदर कोई अन्य कार्यक्रम हो रहा है, आपके डीडीआर के हम्म। अंदर ब्लॉक्स की बैठकें हो रही हैं, उन सभी में अजय हम्म। टमटा जी किसी न किसी रूप में उपस्थित रहे होंगे। ये निश्चित है कि भाई देखिए, कोई भी सांसद जो हमारी एक इस टोपोग्राफी के अंतर्गत आने वाला सांसद है, उसके लिए कई दिक्कतें आती है, क्योंकि कमेटियों की मीटिंग्स हैं, पार्लियामेंट चल रही है, पार्टी के कार्यक्रम लगे हुए हैं, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र भ्रमण करना होता है। लेकिन हम्म। कोई अवसर ऐसा नहीं रहता कि जिस अवसर पर अजय टमटा जी, चाहे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो, या मंत्रीगणों के कार्यक्रम हो, या स्वयं के उनके अपने कार्यक्रम हो, वो कहीं पर अनुपस्थित रहे हैं, ऐसा मुझे कहीं दूर दूर तक दिखता है। बार बार कांग्रेस सवाल उठा रही है, कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी धन बल का प्रयोग कर रही है और ऐसे में आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रही है। यह आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से लग रहा है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक तरफ से कह सकता हूं मैं कि डरी भी है इस समय, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जनाधार देखकर डरी भी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, पहली बात तो मैं कहूँ कि हम लोग निर्वाचन आयोग पर, भारत के सभी संवैधानिक संस्थानों पर, भारत की न्यायपालिका पर जी। विश्वास करने वाले लोग हैं। जी। अगर आज आचार संहिता लगी है तो हमारे भी लिए भी लगी है, वो कांग्रेस के लिए भी लगी है, वो सबके लिए लगी है। और आचार संहिता के नोटिस ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं आ रहे हैं, हमें भी, मतलब इन 5-7 दिनों के अंदर ही दर्जनों नोटिस हमें भी आ गए हैं। ऐसा कहना सिर्फ ये है कि भाई एक सस्ती लोकप्रियता अर्जित करना। जहां तक देखिए धनबल की वो बात कर रहे हैं, मैं ये जी। कहता हूं कि कांग्रेस ने धन बल, जनबल, बाहुबल, ये सारे प्रयोग अगर किसी जी। राजनीतिक दल ने देश में किए हैं, तो उस पार्टी का, उस राजनीतिक दल का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने जी। सबसे ज्यादा इन चीजों का प्रयोग किया होगा। तो अब उनको, आज जनता उनके साथ नहीं है। देखो, हम तो जनबल से चलने वाले, हम जी। दलबल और बाहुबल की बात नहीं करते हैं, हम करते हैं जनबल की बात। जनता हमारे साथ है, जनता का बल है हमारे साथ। इसलिए ये जो बाहुबल है, जो धन बल है, इसको कांग्रेस ही जानती है, कांग्रेस के लोगों का प्रयोग भी है। लेकिन अगर जब जनता साथ नहीं होती है, जनबल नहीं होता है, तो फिर धनबल और बाहुबल जो है स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और देश के अंदर इनका जो धनबल है, जो बाहुबल है, वो सारा समाप्त हो चुका है। इसलिए आज कहीं न कहीं निराशा है, हताशा है, और कुर्सी पाने की एक अभिलाषा है। तो उसके कारण ये इस तरह तरह की बातें लोग बोल रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात की है। मुझे लगता है कि ये जो भी कार्य होते हैं उत्तराखंड से ही शुरू क्यों होता है? यूसीसी भी उत्तराखंड से ही आप लोगों ने शुरू किया, और कांग्रेस को खत्म करने की जो अभी उत्तराखंड ही शुरू क्यों कर रहा है? क्योंकि उत्तराखंड में कई कांग्रेसी शामिल हो चुके हैं, ऐसे कांग्रेस को क्यों तोड़ने में लगे हैं जोशी जी आप लोग? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं जी। कि आपने कहा कि यूसीसी, जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो है उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ। अच्छी बात है, जी। इसलिए अच्छी बात है, कोई भी शुभ कार्य हम हम्म। उसी स्थान से प्रारंभ करते हैं जहां पर देवी देवताओं का निवास होता है, उनका वास होता है। देखो, हम उत्तराखंड को देवभूमि मानते हैं। जी। तो आप, हम सब लोग अगर कोई पूजन करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो गणेश जी का आराध्य, गणेश को मान करके, गणेश जी को आराध्य मान करके हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो अगर जी। देवभूमि उत्तराखंड है, उत्तराखंड से यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के में जा रहा है, तो ये तो बहुत हम्म। खुशी की बात है। उत्तराखंड के हर नागरिक को इस पर गर्व करना चाहिए
कि आपने एक ऐसे बेटे को और एक ऐसे भाई को उत्तराखंड की कमान दी है, पुष्कर सिंह धामी जी के रूप में, जिनकी बहुत बड़ी सोच है और जिनकी बड़ी विल पावर है, और उनकी सोच और उनकी विल पावर के आधार पर उन्होंने उत्तराखंड में पहला यूसीसी कानून पास कर करके उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने कि यूसीसी तो आपने शुरुआत किया है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत के लिए आप ही की तरफ से उत्तराखंड से ही आह्वान शुरू कर दिया है। लगातार आप लोग कांग्रेसियों को लेकर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, देखिए, जहां तक कांग्रेसियों को लाने की बात है जी। या किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराने की बात है, हम एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। हमारी नीति है, हमारी नियत है, हमारा संविधान है, और हमारी एक वो आइडियोलॉजी है जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि पंक्ति के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को पंक्ति के प्रथम उस पर चरण पे हमारा लाना हमारा प्रयास है। यानी गरीबी है, अशिक्षा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, स्वास्थ्य है, पानी है, इस बात को सोचने वाले और एक हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की संस्कृति को आधार मानने वाले ऐसी आइडियोलॉजी की पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और भाई पुष्कर सिंह धामी जी का साथ अगर कोई उत्तराखंड में देना चाहता है तो उन सभी का स्वागत है, चाहे वो कांग्रेस के दल से जुड़े लोग हों या अन्य दलों से जुड़े हुए लोग हैं। हम उन सभी का स्वागत करते हैं, उन सभी का वेलकम करते हैं। इसलिए इसमें जो हमारी भावनाओं से प्रेरित होकर के, हमारे कार्यक्रमों से प्रेरित होकर के हमारे साथ आ रहे हैं तो स्वागत है, क्योंकि हिंदुस्तान के नागरिक हैं वो, उनसे कोई हमारी दुश्मनी थोड़ा ना है। लेकिन जो लोग हमारा विरोध करते हैं या जो लोग कहते हैं कि भाई इनकी नीतियां ठीक नहीं है, इनके कार्यक्रम ठीक नहीं है, उनकी क्या गति आज देश के अंदर हो रही है, वो सब आप देख रहे हैं। जी जोशी जी, 2014 से अब तक मोदी लहर चली आ रही है पूरे देश में, प्रदेश की बात नहीं कहूंगा, देश में। और प्रदेश में 5 के 5 सांसद यानी कि 10 साल आपको दे दिया है। और इन 5 सालों में इन 5 सांसदों में यह भी आरोप लगा है कि इन्होंने अपनी सांसद निधि खर्च नहीं की है पूरी। इसका क्या कारण रहा होगा? क्यों उत्तराखंड की जनता को वंचित किया होगा? इस पर क्या कहेंगे आप जोशी जी? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि सांसद विकास निधि जी किसी भी सांसद को उसके पार्लियामेंट के विकास के लिए मिलती है और उसका एक सिस्टम है। जब सांसद जी को पैसा रिलीज होता है तो उसके बाद लगभग ऐसा है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-4 जिले होते हैं, एक जिले में वो पैसा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी अल्मोड़ा लोकसभा है तो सबसे पैसा अल्मोड़े में आता है। अल्मोड़े के बाद जो प्रस्ताव जो सांसद जी ने कहा कि मेरी पार्लियामेंट में ये काम होना है, तो उनके प्रपोजल्स हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से देते हैं मुख्य विकास अधिकारी को। उसके बाद उनकी डीपीआर बनती है और डीपीआर बनने के बाद उनका धन आहरित होता है और धन आहरित होने के बाद वो इम्प्लीमेंट होता है। हमारे सभी सांसदों ने अपनी जो सांसद निधि है उस सांसद निधि की सभी योजनाएं अपने अपने जिलों में, अपने अपने मुख्यालयों में भेज दी हैं। और हो सकता है कि कहीं पर डीपीआर नहीं बनी होंगी या कहीं पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुई होंगी, तो सारी ही सांसद निधि एक तरह से आप ये मानने की खर्च हो चुकी है, लेकिन वो जमीन में धरातल में नहीं दिख रही है। धरातल में दिखेगी जल्दी, क्योंकि थोड़ा पर्वतीय क्षेत्रों में तो वैसे भी कभी बारिश हो जाती है, कभी दूसरा विषय हो जाता है, थोड़ा काम डिले होता है, तो निश्चित तौर पर दिखेगी। पुष्कर सिंह धामी जी के दूसरे टेन्योर का 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 सालों में हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, जिसमें से यूसीसी है और नकल विरोधी कानून जैसे कानून पुष्कर सिंह धामी की सरकार लेकर आई है। आप उनके इन 2 सालों को कैसे देखते हैं? देखिए, धामी जी की जो 2 साल की सरकार है, कल ही हम लोगों ने 24 महीने 48 काम जी उत्तराखंड की जनता का धामी जी को प्रणाम जी 24 महीने 48 काम उत्तराखंड की जनता का धामी जी को प्रणाम, ये हमने कल एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था। देखिए, पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि धामी जी ने इन 2 वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया। बिल्कुल, आपने देखा सिलकारा जैसी भी घटना हुई, जोशीमठ जैसी भी घटना हुई, अभी हाल ही में हल्द्वानी जैसा प्रकरण भी आया। इन सारे प्रकरणों को बहुत ही सफलता से
और जी। बहुत, मैं कह सकता हूं कि शांति से, बहुत पेशेंस से और एक हम्म। नीति बनाकर और एक रणनीति बनाकर सारी समस्याओं का समाधान धामी जी ने किया। यानी हल्द्वानी, जिसको पूरे देश में जी। दंगा फैलाने की जी। कोशिश कुछ लोगों ने कर रखी थी, असामाजिक तत्वों ने, जी। उस इतनी बड़ी घटना को भी 24 घंटे में एक तरह से पीस में लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये धामी जी की सोच है, धामी जी का विल है, उनकी पावर है। वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने कुछ काम ऐसे किए, जैसे अभी यूसीसी का आप चर्चा कर रहे थे, नकल विरोधी कानून। हमारे नकल विरोधी कानून को आज देश की पार्लियामेंट ने भी एक्सेप्ट करके भारतवर्ष के अंदर जो नकल विरोधी कानून बना है उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स उत्तराखंड के हैं। ये हमारा सौभाग्य है। साथ ही साथ इन 23 वर्षों में 2 साल के कार्यकाल में सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने वाले ये पहले मुख्यमंत्री जी बन गए धामी, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया। उसी तरह अगर मैं इन्वेस्टर मीट की बात करूं तो हम लोगों की कल्पना थी कि 2-2.25 लाख लोग इन्वेस्टर मीट में, 2-2.25 लाख के हमारे एमओयू साइन होंगे, लेकिन वो 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन ही नहीं हुए हैं। आपको ये बताने में मुझे बहुत हर्ष और बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 1 लाख करोड़ के काम शुरू हो गए। जो एमओयू साइन हुए हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया है। यानी बहुत जल्दी जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, उनकी सारी चीजें आ जाएंगी, तो उत्तराखंड के हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो ये भी एक बड़ा काम है। अगर मैं बहनों के क्षेत्र में कहूं तो धामी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत 20 लाख बहनों से इस उत्तराखंड में संपर्क किया है। एक रिकॉर्ड है। और उनकी आप बीती सुनी है, उनके कार्यक्रमों को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं उस पर काम किया है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का विषय था, उसको आगे बढ़ाया है। उनकी पेंशन के कई प्रकरण थे, उसको आगे बढ़ाया है। उनको जो है कि विद्यालय शिक्षा में कैसे और अधिक हमारी बेटियों को योगदान मिले, उसको आगे बढ़ाया है। गौरा देवी कन्या धन के जो हमारे पिछले बैकलॉग्स थे 2016-17 के, वो भी आज उन्होंने अपने बजट में प्रोविजन करके उनको भी सब दे दिया है। यानी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, कानून व्यवस्था का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र जो है वो धामी जी ने नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने 2 वर्ष के अंदर काम नहीं किए। इसीलिए आज धामी जी की लोकप्रियता है प्रदेश के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से वो हर पल हर क्षण जनता के बीच में रहते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं और विशेषकर युवाओं के साथ जुड़े रहते हैं, मातृशक्ति के साथ जुड़े रहते हैं, अपने प्रदेश के जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है उनका सहयोग लेते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो हर व्यक्ति के साथ उनकी जो कनेक्टिविटी है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा मुख्यमंत्री हमको आज पहली बार मिला। जी, देखिए जोशी जी, एक अहम सवाल आपसे पूछूंगा और बड़ा गंभीर विषय भी है। और कहीं ना कहीं अगर पौड़ी लोकसभा की बात करते हैं हम, अंकिता भंडारी मामला जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर मामला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अंकिता भंडारी को लेकर काफी राजनीति हो चुकी है उत्तराखंड में, और अभी तक अंकिता की भंडारी की माँ बापों का कहना है कि उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। यह गंभीर विषय है, इस पर मैं आपकी गंभीरता से सवाल का जवाब चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि जिस दिन ये प्रकरण हुआ, जिस दिन ये कांड हुआ, उस दिन से सरकार ने कहीं पर भी किसी स्तर पर, चाहे अधिकारी स्तर हो चाहे अन्य कोई स्तर हो एजेंसीज का, जांच एजेंसीज का, कहीं पर कोई कोताही नहीं बरती। आज भी जो उस कांड के आरोपी हैं वो जेल के अंदर है, जेल के सलाखों में है, उसमें से कोई छूटा नहीं है और कोई छूटेगा नहीं। सरकार चाहती है कि अंकिता भंडारी जी को न्याय मिले। बहन अंकिता भंडारी के न्याय के लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। और जिस तरह से सरकार अपना काम कर रही है और जो सरकार की रिपोर्ट्स माननीय न्यायालय में गई हैं, हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। और हमने बार बार जो है उनके माताजी, उनके पिताजी को भी बोला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी तरह की कोताही अपने शासन प्रशासन से उस मामले में नहीं बरती और बरती भी नहीं है। और जांच जो है, न्यायालय में मामला अंतिम दौर पे, तो जब न्यायालय में कोई प्रकरण है तो इसमें बहुत ज्यादा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग उस बेटी की हत्या पर भी
उस बेटी की जघन्य हत्या पर भी राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारी बेटी बहनों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि जैसे कि आज जोशी जी K24 न्यूज पे ये आज कहेंगे, खुलासा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सदैव अंकिता भंडारी के माँ बाप के साथ खड़ी रहेगी? नहीं नहीं, हम तो सदैव खड़े ही हैं उनके साथ, ये जी कहने वाला विषय ही नहीं है। हम तो सदैव खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जी जी। जैसे कि पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ जनपद से ही आते हैं, गृह क्षेत्र उनका पिथौरागढ़ है, और पिथौरागढ़ एक सीमांत का क्षेत्र है। यहां पर भी अगर मुनस्यारी की बात करें, धारचूला की बात करें, डीडी हाट की बात करें, बहुत सारा क्षेत्र अभी भी रोजगार से वंचित है, और कहीं कहीं हॉस्पिटलों की कमी है, यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर नहीं है। इसके लिए धामी जी का प्रयास कितना आगे और बढ़ेगा, और किस स्तर पर धामी जी काम कर रहे हैं इस सब के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा को का सुधारीकरण हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करना हो, इस सब को करने के लिए हमको सबसे पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। जी उस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो आज हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है कि भाई टनकपुर से लेकर के धारचूला, डीडीआर, मुनस्यारी, मदकोट, ये संपूर्ण जो हमारा पिथौरागढ़ जनपद का क्षेत्र है, उस सभी क्षेत्र में एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें बने, जिसमें हम अभी मैं कह सकता हूं कि टनकपुर से लेकर के धारचूला तक हम कामयाब हो चुके हैं। धारचूला से आगे लिपुलेख बॉर्डर और इधर जो है कि आदि कैलाश का, उसके तीनों के टेंडर लग के उस पर भी काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी वो भी बहुत सुगम यात्रा होगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने अल्मोड़ा की तरफ से और गढ़वाल की तरफ से जो कनेक्टिविटी 12 मीटर रोड चौड़ी करने का काम प्रारंभ किया है, उसमें भी हम लोगों ने बागेश्वर से लेकर चौकुड़ी तक के टेंडर कर दिए। उधर कपकोट से लेकर के ऊपर सामा भराड़ी होते हुए मुनस्यारी, मदकोट तक की टेंडरिंग प्रक्रिया चल रही है। अब हमारी जो बीच की कुछ सड़कें हैं, जैसे हमारी थल से लेकर के मुनस्यारी की सड़क है, और उडियारी बैंड से लेकर डीडीआर तक की सड़क है, पिथौरागढ़ 7 सीलिंग सड़क है, इन सभी सड़कों को डबल लेन करने के लिए डीपीआर सब बन रही है और बहुत जल्दी ये काम भी हमारा हो जाएगा। उसी तरह हमारी चौकोड़ी से लेकर पनार तक की जो पिथौरागढ़ जिले के, क्योंकि पिथौरागढ़ जिले के लिए धामी जी हर पल हर क्षण कोई न कोई योजना देने के लिए, कोई न कोई काम वो करने के लिए तैयार है। जैसे पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज है, बहुत तेजी से पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। जौलजीबी से लेकर टनकपुर वाली जो हमारी सड़क है, उसपे जो है कि 33-34 किलोमीटर अभी कुल कटनी है, वो बाकी तो बन के तैयार है, और उसमें एक चूका में ऊपर पुल बन रहा है। तो इसके लिए भी सरकार जो है कि धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सड़क कैसे हमारी जल्दी से जल्दी बने। और उसी तरह एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे डिग्री कॉलेज हैं, चाहे वो नारायण नगर का है, चाहे बलुआ कोट का है, चाहे मुनस्यारी का है, चाहे बेरीनाग का है, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे और सुदृढ़ हो। अब अगर हमारी रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, हमारे हवाई लिंकेज अच्छे हो जाएंगे, जैसे अभी मुनस्यारी पिथौरागढ़ हेली सर्विस से भी जोड़ा है, हवाई सर्विस से भी जोड़ा है, अभी हम लोग बहुत जल्दी दिल्ली पिथौरागढ़ को जो है कि एयर कनेक्टिविटी उसकी बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आने वाली सरकार माननीय मोदी जी की होगी, उस सरकार में हमारा टनकपुर बागेश्वर रेल प्रोजेक्ट भी शुरू होगा। तो कुल मिलाकर के मैं आज ये कह सकता हूं कि पिथौरागढ़ जनपद जो एक सीमांत जनपद है, वो जनपद हमारा जो है देश का प्रथम जनपद कैसे बने, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से। देखो, रोजगार कब बढ़ेगा? जब टूरिज्म बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ में कहा था कि भाई केदार खंड के बाद मैं मानस खंड की शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन इतने लोग यहाँ पर आएंगे कि आप युवाओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए, जो कि पर्यटकों को सुविधा मिल सके। तो हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखो, धामी जी पिथौरागढ़ जनपद के बेटे हैं, हमारे भाई हैं, तो हमें उनसे आशा भी है, और आशा ही नहीं, हमारी आशा को सफलता में बदलने का वो प्रयास भी कर रहे हैं और निरंतर करेंगे, और आगे पिथौरागढ़ जो है कि देश का एक प्रथम जिला बनेगा, ऐसी मेरी मानना है। हालांकि 2 साल बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि अगर आधा 5 साल का हम गिने तो आधा भी नहीं होता है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी जी के 2 सालों को अगर हम आकलन करें नंबर्स में, तो 10 में से कितने नंबर सुरेश जोशी पर्सनली देंगे पुष्कर सिंह धामी को? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी ने
जी। जिन स्थितियों और परिस्थितियों में उत्तराखंड की बागडोर संभाली है आप सबको विदित है, और जिस तरह से उत्तराखंड के हर क्षेत्र को इन 2 वर्षों में बहुत तेजी से वो आगे ले गए हैं, और उनका हर क्षण हर पल ये प्रयास है कि मेरे युवाओं को कैसे रोजगार मिले, मेरी मातृशक्ति का कैसे सम्मान हो, मेरे पहाड़ का कैसे विकास हो, और कैसे पहाड़ की कनेक्टिविटी और आगे बढ़े, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, ये उनके मन में हर समय है। और मैं जितना उनको जानता हूं, बचपन से मैं जानता हूं उनको, बहुत जब वो पढ़ते थे तब से जानता हूं, वो एक विजनरी इंसान है, वो एक विल पावर के इंसान है, वो एक बहुत शालीन और शांत इंसान है, और एक हर व्यक्ति से वो कनेक्टिविटी में रहना चाहते हैं। आप मिलते हैं तो आपको उसके साथ भी उनका वही व्यवहार होता है, एक दूसरा व्यक्ति मिलता है वो भी वही व्यवहार होता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ उत्तराखंड में हम लोग काम कर रहे हैं, या वो आज हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं, तो निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि 2 वर्ष के कार्यकाल में कितने उनको नंबर देते हैं, मैं तो उनको 10 में से 10 नंबर। बिल्कुल, जैसे कि ये भी कहा जाता है कि युवा नेता हैं, वो युवा मुख्यमंत्री हैं, तो युवा की कनेक्टिविटी कितनी होती है पुष्कर सिंह धामी जी के साथ? पुष्कर सिंह धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के पहले युवा मुख्यमंत्री है। युवा की कनेक्टिविटी कितनी होती है युवाओं की उनके साथ? देखिए, धामी जी की युवाओं से भी कनेक्टिविटी है जी। धामी जी की उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड के सैनिक भाई लोग, उत्तराखंड की इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, सबके साथ उनकी समान कनेक्टिविटी है। लेकिन एक युवा मुख्यमंत्री होने के कारण युवाओं की आशा, युवाओं की अपेक्षा उनसे ज्यादा है। तो इसलिए उस आशा और अपेक्षा में वो चाहते हैं कि युवाओं को हर सेक्टर में रोजगार मिले, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर हो, चाहे सरकारी सेक्टर हो। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सरकार में कोई भी पद रिक्त नहीं रखूंगा, उसके टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। मुझे लगता है कि 2025 तक जितने भी 70,500 पद हमारे यहाँ खाली है उन सब में भर्ती कर देंगे। उसी तरह प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टर आ रहे हैं, उसमें उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों ने अभी जो हमारी रोजगार से संबंधित योजना है, सब्सिडी बेस्ड योजना है, उन सब में हम लोगों ने बजटीय प्रोविजन बढ़ा रखा है। तो यानी युवाओं से कनेक्टिविटी तो यही है सबसे बड़ी। जो व्यक्ति युवाओं के लिए सोच रहा है, जैसे अभी उन्होंने कहा कि जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, सरकार उनको एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज, 5,000 रुपया महीना देगी। उन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके को 50,000 रुपए हम लोग देंगे। उन्होंने कहा कि खेल में जो बच्चे काम खेल रहे हैं उनको जो है 1,500 रुपया प्रति माह का प्रोत्साहन राशि देंगे। यही तो युवाओं से कनेक्टिविटी है, ये तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। बिल्कुल। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो पाएगा धामी जी के सरकार में? देखिए, अभी तो इस बारे में क्या कि चुनाव का दौर है, 19 तारीख तक चुनाव है, 4 तारीख तक जो है वो रिजल्ट आएंगे। ये तो राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व इसमें बैठ के तय करेगा। आज तो ये विषय मुझे लगता नहीं कि इसमें मैं कुछ कह पाऊंगा। जी जी जी, बिल्कुल। लास्ट का सवाल चलते चलते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड से अपना लगाव जुड़ाव कहते हैं, लगातार कहते हैं कि उत्तराखंड से विशेष लगाव प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नाम पर उत्तराखंड की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? 5 के 5 सीट प्रधानमंत्री जी को देने के लिए आप उत्तराखंड की जनता से क्या निवेदन करेंगे जोशी जी? देखिए, उत्तराखंड की जनता से हम यही निवेदन करते हैं कि उत्तराखंड 10 साल का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल है, उन्होंने उत्तराखंड का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिस क्षेत्र को मदद नहीं की। आज हमको प्रधानमंत्री जी की मदद करने का अवसर मिला है, प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने का अवसर मिला है। और प्रधानमंत्री जी ने अभी हम लोग जब दिल्ली बैठक में गए थे, उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं से आग्रह किया था कि आप प्रत्येक मतदाता तक जाकर सबको हाथ जोड़ करके सबको मोदी प्रणाम कहिए। आप मोदी के प्रतिनिधि के रूप पे आप प्रत्येक मतदाता तक जाइए और उस मतदाता के पास जाकर के मोदी जी का प्रणाम कहिए, मोदी प्रणाम कहिए, मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए कहिए। इसलिए हम भी आज उत्तराखंड की हर माँ से, हर बहन से, हर युवा से, सभी से यही अपेक्षा करेंगे कि वो मोदी जी के साथ जुड़ें। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल पे 19 तारीख को मतदान करें
और देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का दुनिया के अंदर सिरमौर बनने के लिए, दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की साख को बढ़ाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी के नेतृत्व को मतदान करें। इतना निवेदन और आग्रह हम उत्तराखंड की जनता से करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी आपका। आपने कीमती समय दिया क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और आपने बखूबी सारे सवालों का जवाब दिए और निर्भीकता से आपने सवालों के जवाब दिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आपका और मेरा ऐसे ही वार्ता होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज से जुड़ने के लिए जोशी जी आप। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।